वेलकम गाइस, वेलकम टू सेमेस्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेल बेटा, मैक्रो पढ़ना एक आर्ट रहेगा आपके लिए, और अगर वो आर्ट में आपको सिखा पाया, विच आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो आपको प्रॉमिस करता हूँ 2 आवर्स आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। शायद 2 घंटे भी ना लगे आपको पूरा कोर्स रिवाइज करने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चैप्टर और अ यूनिट, नो 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 नो, होल सिलेबस लेस देन 2 आवर्स। कैसे, वो हम पर छोड़िए आप, ठीक है। और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है दुनिया में कहीं से भी, आप प्लीज़ लेकर आइए। इट्स नॉट माई एरोगेंस बेटा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मैं आपके सवाल के जवाब ना दूं तो फिर मैं यहाँ पे अपने आप को टीचर क्यों कह रहा हूँ? टीचर और चीटर में कोई फर्क थोड़ी ना रह जाएगा फिर। सिर्फ कुछ भी याद करके लिख दिया बोर्ड पर एंड काम बन गया, ना 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 ना। जो भी डाउट है आपका, प्लीज़ यू आर ओपन फॉर दैट। कुछ भी डाउट्स लाइए, कुछ भी। अगर मेरे को नहीं आता होगा तो मैं आपसे टाइम ले लूंगा कि बेटा मेरे को रिसर्च करने दे, उस पर मैं बताता हूँ। लेकिन भगवान की दया से ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, आगे हो जाए, यू नेवर नो। आई एम ओपन फॉर दैट, कोई बात नहीं, नया सीखने को ही मिलेगा, क्या दिक्कत है। सो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। वेल बेटा, चैप्टर 6 का नाम है लेबर मार्केट। पहला टॉपिक है वेज डिटर्मिनेशन। मेरे बच्चों, जब हम बात करते हैं वेज डिटर्मिनेशन की, तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में ही समझ सकते हो कि एक एम्प्लॉय को, एक लेबर को कितने वेज मिलेंगे, ये किस बात से डिसाइड होगा। सो प्राइमरली 3 इसके तरीके हैं। आइए एक एक करके उसको एक्सप्लोर करते हैं। पहला तरीका है मेरे बच्चों कलेक्टिव बार्गेनिंग। गाइस, कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन होम, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियंस। बच्चा कहता है सर मुझे एम्प्लॉयर्स तो पता है, मालिक जो हायर करेगा लेबर को। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया बेटा तूने। सर ट्रेड यूनियन क्या होता है? वेल मैं 2 तरीके से सिखाता हूं तेरे को ट्रेड यूनियन क्या होता है मेरा बच्चा। पहला, इट कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन विच टेक केयर ऑफ द लेबर। वही लेबर कलेक्टिवली ना आपस में एम्प्लॉयज मिलकर एक एसोसिएशन टाइप फॉर्म कर लेते हैं, उसी को आप ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं। सर थोड़ा सा और बताओ ना सर इसके बारे में। बताता हूँ ना बेटा, कोई भी मेजर मार्केट चला जा, खान मार्केट चला जा, कमला नगर चला जा, वहाँ पे ट्रेडर एसोसिएशन नहीं बने होते। आपस में वो प्रेसिडेंट बना लेते हैं, ट्रेजरर बना लेते हैं, दुकानदारी आपस में मिलके। सर मेरे को तो इस बारे में पता नहीं। अच्छा भाई, जिस कॉलोनी में तू रहता होगा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, याद कर 3 घर दूर जो शर्मा जी हैं वो ट्रेजरर बने हुए हैं, भल्ला जी डायरेक्टर बने हुए हैं। आपस में तुम लोगों ने डिसाइड कर दिया, तो एसोसिएशंस तो बनती है ना। तो वो एसोसिएशन ही है, इज जस्ट दैट ये एम्प्लॉइज की एसोसिएशन है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रेड यूनियन। तो सर इसका काम क्या है? अच्छा एक बात बता, तेरे जो कॉलोनी की वेलफेयर एसोसिएशन है उसका क्या काम है? सर कोई गड्ढा वड्ढा खुद गया हो तो उसको सही करवाना, बेसिकली इंटरेस्ट ध्यान में रखना जो भी वहाँ पे उस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ट्रेड यूनियन का काम क्या है? जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके एसोसिएशन के पार्ट है, उनके इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पर रखना। सो इस केस में एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन आपस में नेगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। एम्प्लॉयर कहता है यार देखो यार काम नहीं है, मंडी मार्केट खाली पड़ी है, तो मैं कम वेज दे पाऊंगा, बिकॉज ही वांट्स टू ट्राई कि कम पैसा देना पड़े। ट्रेड यूनियन, अरे देखा नहीं हमारे एम्प्लॉय कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिस्क का काम है, देखो इनको कोई कितने बाल बच्चे भी पालने हैं, कितनी महंगाई है एंड ऑल। तो फिर वो क्या ट्राई करता है? पैसे ज़्यादा निकालने की। तो आपस में जहाँ पर भी इनकी बार्गेनिंग रुकती है वो वेजेस डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन हम यूएसए के कंटेक्स्ट में बोलेंगे, क्योंकि यूएसए की रीडिंग्स आप पढ़ रहे हैं बेटा। यूएसए में अराउंड 15% ही कलेक्टिव बार्गेनिंग से काम किया जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग समझ आ गया? पक्का? कूल। अब आते हैं दूसरा तरीका, बाय एम्प्लॉयर्स अलोन। आप कहोगे ये क्या बात है, एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि वो कितने पैसे देगा? जी सर ये तो बड़ा अनफेयर है। अनफेयर कुछ नहीं होता सर लाइफ में, सब कुछ डिपेंड करता है प्रेजेंट सिचुएशन पर। तो सर मतलब ये कब हो सकता है? अरे छोटा सा अपने आसपास का एग्जांपल ले ले। सर क्या? जरूर तेरे घर के पास, हिंदुस्तान के किसी कोने में तू रहता हो, ऐसी कोई जगह होगी जहां पे तू सुबह 9-10 बजे जा, बड़े सारे अनएम्प्लॉयड लोग, लेबर क्लास बैठी हुई है। तू गाड़ी लेके पहुंच जा वहां कि मेरे को एक सफेदी के लिए बंदा चाहिए, व्हाइट वॉश के लिए। तेरे को ऐसे घेर लेंगे सारे के सारे, मैं चलता हूं मैं चलता हूं मैं चलता हूं। आप कहोगे कितने पैसे लोगे? सारे 500 रुपए जी, 500 रुपए दिहाड़ी है, 500 रुपए दिहाड़ी है। आप जैसे आगे चलने लगोगे कि नहीं नहीं यार बहुत ज्यादा है, तो बेटा अभी भी आपके जैसी गाड़ी आप आगे लाओगे 8-10 और आ जाएंगे। आपने कितने देने हैं? आप बोलोगे 300 रुपए, उसमें से 6-7 हट जाएंगे। फिर आप आगे निकलने लगोगे, फिर आ जाएंगे, चलो मैं चलता हूं 300 में। उसमें भी शायद 2-3 आ जाए, आपको चूज करना पड़ जाए कि भाई किसको लेके जाऊं किसको नहीं लेके जाऊं।
तो ऐसे सिनेरियो में एम्प्लॉयर ही डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं देखूंगा कितने पैसे हैं। ये कब है? जब स्किल्स नहीं है जॉब में ज्यादा, और सेकेंड जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो यहां पे कौन डिसाइड कर गया? यहां पे एम्प्लॉयर ही डिसाइड कर रहा है, एम्प्लॉय को कोई से ही नहीं है। ये सुनो सर, होता तो है ऐसा, बिल्कुल। थर्ड तरीका, बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ये कब होता है? ये होता है जब थोड़ा स्किल ज्यादा चाहिए जॉब के लिए। जैसे आपको फ्रीलांसिंग करते हो आप, तो एक कंपनी आई आपके पास, जी ये हमारे को काम कर दो, या आपकी एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, कुछ भी, तो आप कोई भी फ्रीलांसिंग वगैरह या कोई भी ऐसा काम करते हो विच रिक्वायर्स सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स। उस केस में एम्प्लॉयर कहेगा मैं इतने पैसे दे सकता हूं, एम्प्लॉय कहेगा ना ना मेरा तो इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती नहीं भैया, मैं तो इतने पैसे लूंगा कम से कम। तो फिर आपस में नेगोशिएशन की जाएंगी एंड देन वो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आएंगे जिसके हिसाब से वेजेस विल बी डिटरमिन्ड। सो बेटा अगर हमें ये पढ़ना हो वेज डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है, तो 3 तरीके हमने पढ़ लिए मेरा बच्चा। पहला तरीका, कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियंस। वेजेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय एम्प्लॉयर्स अलोन, वही चौधरी है, मैं इतने पैसे दूंगा, लेना है लो, नहीं तो नहीं मत लो। अब आप आजकल के सिनेरियो में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, काफी लेवल डाउन है। मैं एक टर्म आपको बता देता हूं, आप आगे गूगल वगैरह या आगे हमें इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, वो भी सर्टेन जगह से तो ही पढ़ने को मिलेगा, नहीं तो अब सिलेबस में नहीं है ये वर्ड। और होना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। सभी लोगों ने मोनोपोली बहुत सुना होगा, हाँ हाँ सर, सिंगल सेलर सर, इंडियन रेलवे सर, मालूम है मेरे को, तू कहां तक तेरी उड़ान है बेटा। एक टर्म होता है मोनोप्सनी, इट्स नॉट मोनोपोली, मोनोप्सनी। मोनोप्सनी का मतलब होता है आप अकेले बायर हो लेबर इनपुट खरीदने के। मोनोपोली क्या होता था? आप माल बेचने के लिए सिंगल सेलर हो, लेकिन मोनोप्सनी का मतलब होता है जो भी लेबर है, जो उसके स्किल है, आप अकेले मार्केट में हो जो स्किल को हायर कर सकते हो। तो अब आप बताइए ऐसे सिचुएशन में जब आपकी मोनोप्सनी है, डोंट यू पीपल थिंक ओहो यू विल हैव ऑल द लेवरेज, यू विल बी द वन हु विल बी डिसाइडिंग कितने पैसे दूंगा, राइट? तीसरा तरीका, बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय कहे जी नहीं मेरे को तो इतने पैसे चाहिए, एम्प्लॉयर कहे जी मेरे को इतने पैसे चाहिए, एंड आपस में नेगोशिएशन करके दे कैन डिसाइड, सेटल कर सकते हैं कितना वेज वो एक्चुअली में पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बेटा 2 फैक्ट्स। अब चाहे कलेक्टिव बार्गेनिंग से डिसाइड करो वेजेस, चाहे एम्प्लॉयर्स खुद डिसाइड करें, चाहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर डिसाइड करें, 2 चीजें तय हैं। सर कौन सी 2 चीजें तय हैं सर? पहला, जो भी वेज डिसाइड होगा इन तीनों तरीकों में से किसी से भी बेटा, वो रिजर्वेशन वेज से ज्यादा डिसाइड होगा। बच्चा कहता है सर ये क्या टर्म ले आया भारी भरकम, रिजर्वेशन वेज क्या होता है? बेटा 7 में तूने माइक्रो में पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस, हाँ हाँ सर पढ़ा था मैंने। वो पढ़ा था या रटा था? सर पढ़ा था मैंने। नहीं नहीं रटा था। सर ऐसे कैसे कह सकते हो आप? तूने सिर्फ डेफिनेशन रटी थी, वो भी 2। इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। हाँ तो सर गलत क्या है? अरे सुन ले, अभी दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एरिया बिलो डिमांड कर अब प्राइस लाइन। हाँ तो अरे मेरे दोस्त समझ, जो पहला स्टेटमेंट था ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, वो जो है ना कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है कि उस प्राइस पर कंज्यूमर को गुड मिलता है तो वो ले भी सकता है छोड़ भी सकता है, इनडिफरेंट हो जाएगा वो। यहां पर रिजर्वेशन वेज का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं कि भाई मेरे को अगर तुम 3,000 रुपए महीने के दोगे तो मैं काम कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता। आप कहोगे नहीं करोगे तो भाई 0 रुपए मिलेंगे। हाँ तो मिले, क्या बात है, मैं भैया आराम करूंगा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आराम में मुझे ज्यादा मजा आता है। ये तो कोई बात नहीं हुई सर, इंडिया इतना गरीब देश है सर, तो ऐसे तो यहां तो बंदा 1,000 में भी काम कर ले। सही कह रहा है तू इंडिया की रीडिंग्स पढ़ रहा है यूएसए की? सर यूएसए की, तो चल यूएसए के कंटेक्स्ट में बात यही समझाता हूं तेरे को। समझाओ सर। बेटा वहां ना मिलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब ये क्या भला है सर? बेटा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अरे क्या सर नाम बदल रहे हो, है क्या ये? बेटा अगर वहां पे तुम अनएम्प्लॉयड हो ग्रेजुएशन करने के बाद या जो भी उनका क्राइटेरिया वो फुलफिल करने के बाद, तो गवर्नमेंट महीने के तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देगी कि भैया हमारी ये नाकामी है कि तुम्हें जॉब नहीं दे पाए, तुम्हारे खर्चे तो हैं, हम देते तुम्हें पैसे। अब गवर्नमेंट तेरे को दे रही है $3,000 पर मंथ। 3,000 ज्यादा हो गए वैसे, चल कोई नहीं एग्जाम्पल, $3,000 दे रही है तेरे को। अब मैंने कहा मेरे यहाँ जॉब कर ले। आपने कहा कितने पैसे दोगे? मैंने कहा $3,000। अब आप बताओ आप काम करोगे या नहीं करोगे? सर फायदा तो कुछ नहीं है काम करने का, तो इसी को बोलूंगा मैं रिजर्वेशन वेज। सर मगर आपने तो कहा था रिजर्वेशन वेज वो होता है जिसपे काम कर भी ले और ना भी करे। मैंने कहा हाँ यही है।
तो सर इस पर तो मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा। अरे मेरे को खाली बैठे हुए 3,000 मिल रहे हैं तो मैं काम करके अपनी हड्डियां क्यों गलाऊंगा 3,000? बेटा ये सोच सोच का फर्क है। अगर मैं तेरी जगह हूं, मैं बोलूं भाई नहीं चाहिए भीख, मैं 3,000 की जॉब कर लूंगा, तू बोले नहीं नहीं आप बेवकूफ हो, ठीक है भाई बेवकूफ सही, तू आराम से बैठ के खा, मौज ले 3,000 पे, $3,000। तो ये रिजर्वेशन वेज है जहां पे वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है कि वो काम भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है, बोले भैया मैं नहीं कर रहा काम, राइट? ठीक बात। तो अब हम उससे ज्यादा पैसे क्यों देंगे उसे? बिकॉज वी वॉन्ट हिम टू वर्क। अब वो बंदा मुझे पता है $3,000 में कह रहा है आई मे और मे नॉट वर्क, चल बेटे $3,500, सर 3,500 दे रहे हो? हाँ, अब चांसेस है ही विल डेफिनेटली वर्क। So as an employer, I want people to work for me and that's why I will definitely pay more than their reservation wage. और एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूं इसका तेरे को। फोर्ड जो इंडिया से अब चली गई, जिसकी गाड़ी बड़ी अच्छी आती थी, इको स्पोर्ट, एंडेवियर, हाँ सर अमेरिकन कंपनी है सर, बिल्कुल वही 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 वही। उन्होंने पता क्या करा था, एक बारी जो नॉर्मल वेज रेट होता है उससे 5 गुना ज्यादा दे रहे थे वो। आप कहोगे भाई साहब पागल लेंगे, तभी तो डूब गई इनकी कंपनी। अरे नहीं भाई, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, और वो यूएसए में किया था उन्होंने। आप कहोगे तो बेवकूफ़ी बात है, ये 5 गुना ज़्यादा करके क्या इनको मिल जाएगा? रिजर्वेशन वेज से ज़्यादा दो, ये बात है। 5 गुना ज़्यादा कौन बेवकूफ़ देता है भाई? उनके अपने सोच थी। इससे उन्हें फ़ायदा क्या हुआ? पूरी इंडस्ट्री के बेस्ट लेबर उनके पास आ गए, क्योंकि सबको ज़्यादा पैसे चाहिए। उनकी जो कंट्रोलिंग की कॉस्ट थी, ऑब्जर्वेशन की कॉस्ट थी, वो ज़ीरो, क्योंकि अब उन्हें पता है एम्प्लॉय खुद ही मेहनत करेगा, खुद ही काम चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर यार मेरे को यहाँ से निकाल दिया तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इतने ज़्यादा वेज तो मुझे कहीं और मिलेंगे नहीं। तीसरा, जब तेरे पास बेस्ट लेबर आ गई, एफिशिएंसी तेरी बिल्कुल टॉप नॉच है मेरा बेटा, तो डोंट यू थिंक कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट आएगा? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन वेज से ज़्यादा देना है। कितना ज़्यादा देना है तेरी इच्छा। फोर्ड जैसा जाना है 5 गुना ज़्यादा तेरी मर्जी, लेकिन यूजुअली ऑब्वियसली इतना नहीं देते, बट रिजर्वेशन वेज से ज़्यादा हमेशा दिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी वांट पीपल टू वर्क। सेकेंड, लेबर मार्केट कंडीशन। ये क्या बताता है? ये कहता है कि देखो, ये स्मॉल यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए, इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। ये कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी अगर, तो आपको नॉमिनल वेज बढ़ाने पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा है तो नॉमिनल वेज कम देने पड़ेंगे, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हर लोग अगर अनएम्प्लॉयड है ज्यादातर, तो आप उनको कम वेज ही दोगे, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, लोगों की शॉर्टेज है, तो आप उनको वेजेस ज्यादा दोगे। चलिए इसी में तेरे को एक बात सुनाता हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं बाहर से, जब थोड़ा रह के आ जाते हैं या पढ़ के, कहते हैं सर बाहर का लाइफस्टाइल सर मजेदार, सर लोगों को देखना चाहिए आपको बाहर के। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है सर सारा काम खुद कर लेते हैं। मैंने कहा जैसे? प्लम्बिंग कर लेते हैं सर, कारपेंटरी कर लेते हैं सर, खुद ही अपना बगीचा साफ कर लेते हैं सर, सब कुछ खुद कर लेते हैं सर, यहाँ देखो लोगों को नौकर चाहिए हर काम के लिए। मैंने कहा मतलब? कह रहा देखो ना लाइफस्टाइल कितने कितने इंडिपेंडेंट है। ओ मेरे भाई, होंगे वो इंडिपेंडेंट, लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे लेबर बहुत महंगा है। सारी तनख्वाह निकल जाएगी अगर ऐसे ऐसे बाहर से काम करवाने लगा तो। कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ ना मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर कम है तो वेजेस ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं भाई हमसे काम कराना है, पैसे चाहिए, बढ़िया पैसे लेंगे, तो लोग कहते हैं भाई नहीं नहीं नहीं। तो ये मत बोल कि गोरे बड़ा अच्छा हैं और गोरे बड़े सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो तेरे को हर जगह मिलेंगे। आलसी काम वाले हर जगह मिलेंगे, इंडिया में भी और बाहर भी। गोरों की मजबूरी भी है ये भी बात समझनी पड़ेगी। हर चीज नहीं। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ पे कोई बिजी ट्रैफिक सिग्नल पे सड़क पार कर लेगा? हाँ सर मैं तो कर लूंगा। गोरे को बोल जरा सड़क पार करके दिखा, नानी याद आ जाएगी उसको। तो गोरा जाके अपने देश में ये बोलेगा, इंडियंस ओ दे आर सो गुड, ऐसे पार कर लेते सड़क। अरे मजबूरी है भाई हमारी, हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो हम एक जगह से जा ही नहीं पाएंगे। ऐसी उसकी मजबूरी है। वहां पे लेबर बहुत महंगा है भाई, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, लेबर महंगा हो जाएगा, वेजेस क्या देने पड़ेंगे? ज्यादा। कूल। अब आते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग जब होती है तो आपने नोटिस करा होगा, बेसिकली ये इस वाली बार्गेनिंग की बात ज्यादा हो रही है, बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। तो कौन कौन सी बातों पे डिसाइड होगा कि किसकी बार्गेनिंग पार ज्यादा रहेगी, किसका पलड़ा भारी रहेगा? विल इट बी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज? बात करते पहला स्किल्स पर। देखो बेटे, काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन यहां पर मैं उस कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूं। अब मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर लेते हो, अगेन काम कोई छोटा नहीं होता।
अगर आपकी जॉब को रिप्लेस करना हो, मतलब आपको रिप्लेस करना हो जॉब से, इज इट इजियर फॉर मी और डिफिकल्ट? सर बहुत आसान है सर, किसी को फटाफट से ट्रेनिंग देंगे सीख जाएगा वो। यस तो उस केस में क्योंकि उस जॉब के लिए ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, तो एज एन एम्प्लॉय यू वोंट बी हैविंग मच बार्गेनिंग पावर। सही बात है ना बेटा? सर कोई और एग्जांपल जिसमें बार्गेनिंग पावर हमारी ज्यादा हो? बिल्कुल बताता हूं सर। अब तू कोई भाई कोई रोबोटिक इंजीनियर है और रोबोट बनाता है तू अलग स्पेशल टाइप के, तो भाई वैसे स्किल तो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, तो तेरे को रिप्लेस नहीं कर सकते इजीली। फिर तेरी से है, फिर तेरी बार्गेनिंग है, जो तू पैसा बोलेगा वो तेरे को पैसा मिलेगा। सर थोड़ा हमारे हिसाब से बताओ ना एग्जाम्पल। बिल्कुल बताते हैं मेरा बेटा, बात को समझना। शाहरुख खान और कोई न्यू कमर, कौन ज्यादा बार्गेनिंग रखेगा, ज्यादा से रखेगा? सर शाहरुख खान। क्यों? क्योंकि उसके स्किल हैं कि वो लोगों को बांध सकता है। ही हैज प्रूवन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज प्रूव दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो स्किल्स अगर ज्यादा है आपके पास, या आपकी जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो ज्यादा हैं, एंड यू पोजेस दोस, आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होने वाली है, एम्प्लॉय ज्यादा खेलेगा। और अगर आपके स्किल्स उतने नहीं है, सेमी स्किल्ड जॉब, अनस्किल्ड जॉब है, तो फिर इट इज द एम्प्लॉयर हु विल हैव द एज। दूसरा वही है लेबर मार्केट कंडीशन बेटा, वही वाली बात हम इसको यहां पे वापस ले आएंगे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वेजेस ज्यादा मिलेंगे, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो वेजेस कम मिलेंगे बेटा। क्लियर मेरा बच्चा? तो एक बारी पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। लेबर मार्केट में पहला टॉपिक है वेज डिटर्मिनेशन। 3 तरीकों से वेजेस डिसाइड होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, बाय एम्प्लॉयर्स अलोन, और बाय बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। 2 फैक्ट्स है, चाहे आप तीनों में से किसी भी तरीके से वेज डिसाइड करें, आपको एज एन एम्प्लॉय, एज अ लेबर, हमेशा वेज ज्यादा मिलेगा देन योर रिजर्वेशन वेज, और लेबर मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा आप कितने वेज प्राप्त करने वाले हो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो वेज कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वेजेस ज्यादा। अब सवाल उठता है कि अगर बार्गेनिंग करनी हो तो बार्गेनिंग वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज उनके पास ऐसी हो जो वो दे हैव एन एज, स्किल्स। अगर जो जॉब आप कर रहे हो उसमें ज्यादा स्किल्स चाहिए तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, एंड द अदर वे अराउंड, अगर आपके पास स्किल्स, उस जॉब के लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है। लेबर मार्केट कंडीशन वही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी तो आप कम वेजेस दोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वेजेस ज्यादा दोगे। क्लियर मेरा बेटा? अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं 2 घंटे के अंदर मैं निपटा दूंगा सारा खेल। सो गाइस मैं आपको बता रहा था कि क्यों मैं इतना श्योर हूं कि आप 2 घंटे में कोर्स रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपके लिए हैंड रिटन असाइनमेंट्स बना रखे हैं हर चैप्टर के, बस इनको करिए, मेरा वीडियो देखिए, एंड यू आर गुड टू गो। आइए अब चैप्टर खत्म करते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजेस, प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको हम इस रिलेशन से कैप्चर कर रहे हैं जो है W इज इक्वल टू PE विच इज एक्सपेक्टेड प्राइस, F इज फंक्शन, स्मॉल u इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड दिस Z इज कॉल्ड कैच ऑल वेरिएबल्स। ये क्या है मैं सब समझाता हूं भी आपको, डोंट यू वरी। कैच ऑल वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी बताते हैं। सो बेटा सबसे पहले बात है, वेज और एक्सपेक्टेड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है। आपको कोई भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे देगा, आप मान लोगे, ऐसे नहीं चलना, लॉजिक के साथ चलना है। आइए समझाते हैं। आप बताइए W विच इज कॉल्ड नॉमिनल वेज और W बाय P विच इज कॉल्ड रियल वेज, आप किससे ज्यादा कंसर्न रहेंगे, नॉमिनल वेज से कि रियल वेज से? सर नॉमिनल वेज से। नहीं सर रियल वेज से। अरे भाई कोई श्योरिटी के साथ बोलना। सर श्योरिटी के साथ तो नहीं पता। आओ एक कहानी सुनाता हूँ फिर बताऊंगा श्योरिटी के साथ आप बता पाएंगे कि आप नॉमिनल वेज से ज़्यादा प्रभावित रहेंगे या कंसर्न रहेंगे या रियल वेज से। सुनाओ सर सुनाओ। सुनाते हैं जी। मेरा एक दोस्त है 10,000 रुपये कमाता है, 4 रोटी खा लेता है। 10,000 रुपये कमाता है, 4 रोटी खा लेता है, उसकी इनकम 12,000 हो गई। मैंने बोला वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रमोशन हो गई, एक पार्टी तो दे दे यार, 20% तनख्वाह बढ़ गई तेरी। वो कहता है भाग यहाँ से, मेरे जले पे नमक छिड़कता है, भाग यहाँ से। मैंने बोला यार पार्टी नहीं देनी, कोई बात नहीं, ऐसा तो मत बोल यार। फिर मैंने उसके पिताजी से बोला क्या हो गया इसको? बोले पहले 10,000 कमाता था, 4 रोटी खा लेता था, अब 12,000 कमाता है, 3 रोटी खाता है। मैंने बोला पेट खराब हो गया क्या? कह रहे अरे नहीं सर, पहले रोटी 2,500 रुपये की आती थी, अब रोटी 4,000 की आती है। तो आप बताओ 10,000 से 12,000 में आदमी खुश हो या 4 रोटी से 3 रोटी का दुख मनाए? सर दुखी मनाए, बिल्कुल। अरे जस्ट सोच बेटा, पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा 100 रुपये की नौकरी में मकान बना लेते थे। आज 5-5 लाख रुपए कमा के भी लोग हाँफ रहे हैं कि जी खर्चे पूरे नहीं होते। सो समझो बात को, इट्स द रियल वेज नॉट द नॉमिनल वेज।
जो आपकी कंसर्न होना चाहिए। बच्चा कहता है वो तो सब बात ठीक है, इसका इससे क्या रिलेशन, बता रहा हूं मेरे बंधु। अब अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो तेरा रियल वेज सर गिर जाएगा, तो तू अपने एम्प्लॉयर के पास भागेगा, ऐसा है जी मेरा तो रियल वेज गिर रहा है, मैं तो नहीं करूंगा काम, मेरे तो वेज बढ़ाओ। अब एम्प्लॉयर को अगर जेन्युइन लगेगा कि हाँ यार वाकई में प्राइस बढ़ रहा है और उसके भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है और उसको भी तो फायदा हो रहा है, आगे जनरल प्राइस लेवल की बात होती है, तो डोंट यू थिंक वो वेज बढ़ा देगा? हाँ सर बढ़ा देगा। तो तेरा रियल वेज कांस्टेंट? कांस्टेंट। सर एक मिनट, मैंने कहा क्या हो गया? सर बेवकूफ बनाते हो? मैंने कहा क्या हो गया? सर ये तो ये बता रहा है ना प्राइस बढ़ा तो वेज बढ़ा, यानी वेजेस और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने कहा हाँ। वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं सर इसको? मैंने कहा हाँ। कहता है सर आपने लिखा है डब्ल्यू और पी में डायरेक्ट रिलेशन है, पी और पी में फर्क है सर, पी एक्सपेक्टेड प्राइस होता है। मैंने कहा यार तूने पकड़ लिया यार, तू तो समझदार है यार। हाँ अब मुझे पी के साथ एक्सप्लेन करके दो, अभी कर तो मेरे भाई, गुस्सा मत हो। अगर आप आपके एम्प्लॉयर से तनख्वाह बढ़ाने जाते हो तो हर हफ्ते पहुंच जाओगे क्या? नहीं, कम से कम आज तनख्वाह बढ़ाइए, कम से कम 1 साल तक शक्ल मत दिखाइए उसको दोबारा कि मेरे वेज बढ़ाओ, नहीं तो भगा देगा वो। हाँ तो इसलिए बेटा, क्योंकि जो तेरे सो कॉल्ड वेज अग्रीमेंट है वो एटलीस्ट 1 साल का होगा, तो तू एज एन एम्प्लॉय सिर्फ अभी करंट प्राइस नहीं देखेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस को भी कंसीडर करके फिर अपना उसको इनकॉर्पोरेट करेगा और बोलेगा कि मेरे वेज उतने बढ़ाओ कि कल को मेरे और भी जब प्राइस बढ़े तो मैं बार बार आपके पास ना आऊं। समझने वाली बात है, लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा इनवर्स रिलेशन है, यू ऑल नो। इनवर्स रिलेशन कैसे है बेटा? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी तो वेजेस कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम तो वेजेस ज्यादा। डब्ल्यू और जी में डायरेक्ट रिलेशन है। सर जी होता क्या पहले ये बताओ? कैच ऑल वेरिएबल मेरा बच्चा, कैच ऑल वेरिएबल ये क्या होता है? आपकी रीडिंग के अनुसार कैच ऑल वेरिएबल का एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। सर डायरेक्ट रिलेशन कैसे है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ेगा, तेरे को बैठे बिठाए बिना काम करे ज्यादा पैसे देगी सरकार, तो तू बता अगर मुझे तेरे से काम करवाना है तो ज्यादा वेज देने पड़ेंगे कि नहीं? सर देने पड़ेंगे, एंड दैट्स हाउ। नॉमिनल वेज और जी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो सर आपने एक टर्म बोली है जी के लिए, कैच ऑल वेरिएबल्स। हाँ तो ये तो वेरिएबल हुआ। तू बड़ा शाना है भाई, सही इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है तू। रीडिंग तेरी ये एक्सप्लेन करती है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक हो सकता है मिनिमम वेज लॉ, मिनिमम वेज लॉ। एक होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन को बोलते हैं गोल्डन पैराशूट। ये भी इसी तरह से काम करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी और वीडियोस देख लो, क्योंकि अभी तेरे उसमें नहीं है, ये राडार में नहीं है और वीडियो अननेसेसरी बड़ी हो जाएगी। तूने अभी तक देख ही लिया है, मैं एक्सप्लेन करने जाता हूं तो फिर मैं एक्सप्लेन ही करता जाता हूं पूरा यार, ठीक है जी। गोल्डन पैराशूट ये टर्म आपको कहीं नहीं मिलेगी, आजकल की इकोनॉमिक्स से नदारत है ये टर्म। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन को कहते हैं गोल्डन पैराशूट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सिखाते हैं आपको वेज सेटिंग। चलो उससे पहले प्राइस रिलेशन, आपकी रीडिंग के अनुसार चलते हैं। प्राइस रिलेशन इसका मतलब है एज एन एम्प्लॉयर मैं अपने गुड का प्राइस कितना रखूंगा, ठीक है भाई, माल बनाऊंगा तो कितने में बेचूंगा। वेल वो डिपेंड करेगा सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन पर। हाँ मेरे को ज्ञान मत दे तू, मन में यही बोल रहा है ना टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नहीं सर मैं तो बोल रहा हूँ फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एक ही बात है यार, यही बोल, डेफिनेशन ही रट रहा है ना। हाँ देख तू तो एमएमई का मुरीद है, एमएमई पढ़ा है तूने, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इकोनॉमिक्स तो तूने कुछ पढ़ी नहीं। कॉब डगलस, सीईएस, लियोनटिफ, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लीनियर नॉन, अबे 1000 टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ चुका तू। हाँ सर यहां पर तेरी रीडिंग कहती है y इज इक्वल टू ए एन, वाई आउटपुट, ए इज एवरेज प्रोडक्टिविटी, एन इज नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। उसके बाद रीडिंग कहती है ए को 1 मान लो, अरे ए क्या था? एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो हम यहां मान रहे हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 1, यानी एक लेबर 1 यूनिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब तेरा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन गया? y इज इक्वल टू एन, यानी अगर तू 10 यूनिट बना रहा है, 10 मार्कर बना रहा है, एक लेबर एक ही मार्कर बना सकता है, तो 10 लेबर चाहिए 10 मार्कर बनाने के लिए, 20 लेबर चाहिए 20 मार्कर बनाने के लिए। सर ये कैसा प्रोडक्शन फंक्शन हुआ? तेरी रीडिंग ये कहती है कि तुम कैसा भी प्रोडक्शन फंक्शन लो, फाइनल एंड रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए हमने सिंपल वाला प्रोडक्शन फंक्शन लिया। जब एंड सेम ही आना है तो क्यों ना कंफर्टेबली चले भाई, रीडिंग्स कह रही है भाई। आगे बढ़ते हैं। सो
अब आपने एक टर्म सुनी होगी मार्जिनल कॉस्ट। हाँ सुनिए सर, इट रेफर्स टू एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। यार थोड़ा आराम से, क्या कहना चाहता है सर? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा। ठीक है, अब समझ आया। अब बताओ लेबर क्या प्राप्त करेगा? सर लेबर वेज प्राप्त करेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेज। क्यों? क्योंकि लेबर एक ही यूनिट बना पा रहा है और दिहाड़ी उसको हम वेज देते हैं। एक यूनिट के जो पैसे हैं वही मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब अगर तू परफेक्ट कंपटीशन में हो, ऐसा रीडिंग कहती है, अगर परफेक्ट कंपटीशन उसकी कंडीशन होती है P इज इक्वल टू MC, तो यहां हो जाएगी P इज इक्वल टू W। लेकिन रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन होता ही कहां यार? रियलिटी में होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? आपकी एक मार्केट पावर आ जाती है जिसके थ्रू आप प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसमें प्रॉफिट नहीं होता, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स टर्म्स में प्रॉफिट। ये तुम्हारी रीडिंग ऐसे दिखाती है। सर ये क्या है? ये म्यू है, इसको कहते हैं मार्कअप ओवर कॉस्ट। सर ये समझाना क्या चाह रहे हो? सपोज वेज रेट 10 रुपये है, तू प्रॉफिट 20% चार्ज करना चाहता है, तो क्या करेगा? आप बताओ, मैं बता देता हूं। 10 रुपए का वेज, 20% तेरा प्रॉफिट, कितना चार्ज करेगा सर? 12 रुपीज। और इसी को कैप्चर करना है तेरे को, क्योंकि तू यही मान के चलेगा कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऑपरेट कर रही है तेरी फर्म। इज दैट क्लियर? श्योर? चलें आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं जी वेज सेटिंग। बेसिकली वो रियल वेज में कन्वर्ट करूंगा इस फंक्शन को। किधर गया ये वाला? अब मैं इसको लिख देता हूं W इज इक्वल टू PFUZ, क्योंकि P तो होता ही नहीं है, मेन तो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। रीडिंग पता क्या कहती है? अज्यूम करा है। अरे क्या अज्यूम करा है यार? रियल वेज क्या होता है? W/P। मेरे को रियल वेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए P ले रहा हूं। पर ये फंक्शन तो P के साथ था ना, मैंने तेरे को बताया P क्यों कंसिडर होता है। एक्चुअली में तो नॉमिनल वेज आज के प्राइस के हिसाब से वो देखा जाएगा। तो आज बढ़ेगा प्राइस तभी तो तू भागेगा उसके पास कि यार मेरे वेज बढ़ाओ। वो अलग बात है कि तू फ्यूचर के प्राइसेस भी उसके अंदर कंसिडर कर लेगा। समझ गया ये बात? अब W/P इज FUZ। अगेन इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। अब आते हैं प्राइस सेटिंग। प्राइस सेटिंग में क्या करना है? इसको भी रियल वेज में ही कन्वर्ट करना है, ये वाले फंक्शन को। ये दिखेगा W/P इज इक्वल टू 1/this। दोनों को, वेज सेटिंग को भी, ये वेज रिलेशन को भी हमने रियल वेज में कन्वर्ट करा, प्राइस रिलेशन को भी रियल वेज में कन्वर्ट करा। पर सर रियल वेज में कन्वर्ट क्यों करा ये तो बताओ। वाई रियल वेज में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? अरे तूने ही तो बताया था भाई, इट इज द रियल वेज जो हमारे लिए काम का है, नॉट दी नॉमिनल वेज। ठीक बात? आओ अब इसको डायग्राम के थ्रू सीखते हैं, समझाता हूं। ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये है रियल वेज जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है वेज सेटिंग। सर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे है? बच्चे अभी तेरे को बताया था, W/P इज अ फंक्शन ऑफ UZ इनवर्स रिलेशन। यस सर। अब है प्राइस सेटिंग। सर ये क्यों हॉरिजॉन्टल है? अभी बताया था बेटा, ये ऐसा दिखता है, इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कोई रिलेशन ही नहीं। अब ये जो आया बेटा, इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तुम्हें बड़ा बेवकूफ बनाया स्कूल में टीचरों ने। अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो होती है जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर हो, यहाँ पे फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। अब जब ढंग से पढ़ेगा ना तो तू डॉट्स को जोड़ेगा ठीक से। देख भाई, जब मैक्रो इक्विलिब्रियम की बात होती है तो गुड्स मार्केट IS, मनी मार्केट LM और लेबर मार्केट जो यहाँ तू सीख रहा है, तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। चैप्टर 7 में इसकी भी मैं सारी पोल खोल दूंगा, डोंट यू वरी। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब तेरे केस में ना, तेरे पेपर में 2 केसेस आ जाते हैं, 2 एप्लीकेशंस कह ले, वो भी मैं तेरे को सिखा देता हूं। प्राइस सेटिंग, वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग, वेज सेटिंग, दैट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इक्विलिब्रियम्स। ठीक है? अब सपोज Z बढ़ गया, कैच ऑल वेरिएबल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो ये किसका पार्ट है? वेज सेटिंग का। यस सर। वेज सेटिंग में शिफ्ट कर दूंगा राइट वर्ड। सर राइट वर्ड कैसे शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड क्यों नहीं? एक बात बता बेटा, सोच लॉजिकली। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ गए तो लोग काम करना पसंद करेंगे या खाली बैठना? बैठे बैठे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, सर खाली बैठना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई ना बाबू। यस सर। अब आते हैं मार्कअप ओवर कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया।
सर ये कब बढ़ सकता है? जब फर्म्स आपस में कार्टेल बना ले, मोनोपोली कर लें। उस केस में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, रियल वेज कम हो जाएंगे, रियल वेज कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। प्राइस सेटिंग का ये पार्ट है, इसलिए प्राइस सेटिंग कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और यहां पर हम दिखाएंगे कि आपका मार्कअप ओवर कॉस्ट भी बढ़ गया है। अब एक छोटा सा पार्ट और कराऊंगा जो चैप्टर 7 में यूज होगा, अभी उसका कोई यूज है नहीं, बट चैप्टर 6 के एंड में होता है इसलिए करा रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? सर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स। अच्छा, एक क्लास में 100 बच्चे, 20 फेल हो गए, कितने परसेंट फेल हुए? सर 20%, 20 बाय 100, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, L माइनस एन बाय एल। ये क्या बात हुई सर? क्लास में कितने बच्चे थे? 100, फेल कितने हुए थे? 20, पास कितने हुए थे? 80, तो 100 माइनस 80 बाय 100 भी तो 20% ही होगा। 100 माइनस एम्प्लॉयड 80 अपॉन 100। अब इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एल बाय एल। तूने अभी पीछे पढ़ा y इज इक्वल टू एन, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस वाई बाय एल। इसका यूज चैप्टर 7 में कराऊंगा तेरे को। चैप्टर 6 खत्म हो चुका। अब जो भी तेरा सवाल हो, नोट्स ये कुछ भी चाहिए, ये नंबर है मेरे भाई, व्हाट्सएप कर। क्लास में होता हूँ, ज़्यादातर उठा नहीं पाऊंगा, तो व्हाट्सएप कर दियो। अब तेरा कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप कर, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर। ये मत कहियो किसी को जाके इकोनॉमिक्स ऑनर्स बड़ा मुश्किल है, अपने जूनियर्स को कहीं तू बोलता फिरे। तेरे को पढ़ना नहीं आता इसलिए तू मुश्किल बोल रहा है। लोग पीएचडी कर लेते हैं भाई, तेरे से इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं हो रही। तो देख भाई, एमएमई, स्टैट्स, इकोट्रिक्स ये अपने को पल्ले पड़ता नहीं, अपने सब्जेक्ट्स हैं नहीं। लेकिन उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन, पब्लिक, एमएफएम, यू नेम इट, सर मैं बैठा हूं, टेंशन क्यों लेते हो आप? मुश्किल लगे तो हमारे पास आइए ना, देखते हैं क्या मुश्किल है, दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे मुश्किलों को। ये नहीं किसी को बोलने वाले आप इको ऑनर्स बड़ा मुश्किल है, नो 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 नो। आइए जरा हमारे पास आइए, देखते हैं कितना मुश्किल है आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स। सर 2-2 घंटे के सिलेबस है ये 20 साल पहले कर रहे होते ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो मैं फिर भी कुछ कहता कर रहे हो। अब तो क्वालिटी कुछ नहीं है यार, इतना डाइल्यूट हो चुका सिलेबस, इसको मुश्किल कह रहे हो तो मजाक ही हो गया यार। 2-2 घंटे के सिलेबस है। माइक्रो, अभी मैं माइक्रो भी तुम्हारी 2 घंटे में लपेटूंगा पूरी। वेरियन, यस, जिसको तुम्हारे बड़ा हुआ काटेंगे, वेरियन ये वेरियन वो। अरे कितने, मैं मेरे पास गिनती नहीं है कितने 100% मार्कस है मेरे पास, जो सो कॉल्ड आप माइक्रो कहते हो। और यही तुम्हें एमए इकोनॉमिक्स में एंट्रेंस की कोचिंग के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, यही दोबारा पढ़ा देते हैं। अभी ढंग से पढ़ लेना भाई। कितने मेरे पास है जो एमए की कोचिंग कभी भी नहीं ली, सिर्फ मेरे वीडियोस देखे, मेरे नोट्स पढ़े, डीएससी यूं ही क्रैक कर दिया। ठीक है, तो एनीवेज आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, और हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे ही बढ़िया से और वीडियोस बना के देते जाएं। और आपका कोई भी डाउट है, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कोई डाउट है, नंबर आपके पास है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।